तो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। और आज हम बेसिकली 10th स्टैंडर्ड के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड के अंदर नीट, JEE, साइंस की स्ट्रीम किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ जाएगा, केमिस्ट्री में इस चीज़ से डील करना पड़ जाएगा, उनके लिए चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल बोला जा सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का नाम हमको क्या स्पेसिफाई करके बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास वैरायटी में बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है तो हमको उसको क्लासीफाई करना पड़ता है ताकि हम इजीली उसको किसी न किसी टैबुलर फॉर्म में ला सकें और इजी हो जाए हमारे लिए उसको एक्सेस करना। बाद में हम उसको इजीली बहुत आसानी से बाद में एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ क्या बैठेगा, कहाँ क्या नहीं बैठेगा। ये सारी चीज़ें हम एक टैबुलर फॉर्म में क्या करने की कोशिश करते हैं, अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली हम इस बार किसकी बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। वो भी इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब पीरियोडिक मतलब इसकी किसी न किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम ये हरकत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स होते क्या हैं? केमिस्ट्री में जिन लोगों के बेसिक्स अच्छे हैं उन लोगों को तो थोड़ा बहुत आसानी होती है इस चीज़ को लेकर के, पर हम लोग क्या है कि इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे सो दैट हम आसानी से ये चीज़ को तय कर पाएँ कि एलिमेंट, उसके बाद कंपाउंड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा, तो फिर हमको आसानी होगी इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो हम समझने वाले हैं कि बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है। एलिमेंट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। सबसे पहले कैसे अकर हो रहे हैं? नेचुरली अकर हो रहे हैं और वो भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है। कंपाउंड्स कहते हैं, कंपाउंड होते हैं कंबाइंड फॉर्म में। कोई ना कोई चीज़ में कोई ना कोई चीज़ अगर मिक्स होकर के बैठी हुई है तो वो क्या हो गई है? कंपाउंड हो गई है। उसको हम क्या बोलेंगे? किस फॉर्म में है वो? कंपाउंड फॉर्म में है। एलिमेंट हमारा कैसा है? एलिमेंट अकर्स इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है। इसके बेस पे चले जाओगे, अगर डाइसेक्ट करते नीचे तक चले जाओगे तो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो तुमको मिलेगा, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, हम बायोलॉजी में नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? एक एटम होता है। और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ कि मैं एक वॉल बना देता हूँ। ये एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, कुछ ऐसा इसका शेप है। अगर इस वॉल को ध्यान से देखोगे तो ये वॉल बहुत सारी किन चीज़ों की बनी हुई है? बहुत सारे ब्रिक्स का बना हुआ है। तो अगर ये पूरा का पूरा वॉल एक एलिमेंट है, अगर ये वॉल को एक एलिमेंट माना जाए तो इसके ब्रिक जो हैं वो किसके बने हुए हैं? एटम के बने हैं। तो जैसे पूरा वॉल बनता है छोटे छोटे ब्रिक से, वैसे ये पूरा एलिमेंट बना हुआ है छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। और वैसे ही अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर ये वॉल एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ होगी और एक चीज़ और होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है? ये एलिमेंट बना हुआ है, सॉरी ये कंपाउंड बना हुआ है। तो ये अगर ये वॉल कंपाउंड है, अगर ये वॉल एक कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो तुम देख रहे हो बेसिकली क्या है? एक बॉल है। और ये चीज़ बेसिकली क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और अगर मैं एटम बनाने की कोशिश करूं तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप का इसके अंदर सब्सटेंस इसके प्योरेस्ट फॉर्म में है, इस वजह से ये क्या हो गया? ये एक एटम हुआ और ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बना हुआ है। ये पूरा पूरा क्या है? एक एलिमेंट है। और उस स्केल में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो उस स्केल के अंदर ये देखने की कोशिश करो कि ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ये टाइप और ये टाइप कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ये कंबाइंड फॉर्म है। तो ये इसका मॉलिक्यूल है और ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, इनके पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे अगर इस एटम को कंसिडर करो, एक एटम को जंप मार के बाहर निकाल लिया मैंने, ये एक एटम को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये एटम को अगर हम जानते ही हैं थोड़ा बहुत, इसके सेंटर में क्या मिलेंगे हमको? प्रोटॉन्स मिलने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रिवॉल्व करने वाले हैं। ये बात मुझको समझ में आती है। इसका क्या होगा? इसके पैरामीटर्स होंगे। जैसे इसका एक पैरामीटर क्या होगा? इसका एक पैरामीटर होगा इसका
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होने वाला है, एटॉमिक रेडियस होने वाला है, एक और पैरामीटर होता है एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक पैरामीटर इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक पैरामीटर है, ठीक है। वैसे ही एटॉमिक मास एक पैरामीटर है फॉर एटम, एटॉमिक नंबर, इसके अंदर मॉलिक्यूलर नंबर नाम का कुछ नहीं होता। ये सारी बातें हमको इसके अंदर बेसिकली याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट किस चीज़ का बना हुआ है, जिस चीज़ का बना है उसको थोड़ा डाइसेक्ट करके देखा, डाइसेक्ट किया तो उसके अंदर हमको मिला एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होता है, इस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, और ये सारी बातें होती हैं। अभी हम पीरियोडिकली किसको क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करें। अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको शायद अभी मॉलिक्यूल्स के बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमको कंपाउंड के बारे में इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ों को हमको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ किसको पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स के साथ खास बात क्या होती है कि एलिमेंट होते हैं उनके प्योरेस्ट फॉर्म में। अब एलिमेंट जब उनके प्योरेस्ट फॉर्म में है, सॉरी एलिमेंट जो है वो उनके प्योरेस्ट फॉर्म में, ये इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स में मैंने सोचा और मुझको पता चला कि एलिमेंट का बेस में चले जाओ तो क्या मिलता है, एटॉमिक नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने की बारी आ जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है किससे, Z से, ठीक है। वैसे एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास हो गया, तो मैं लिखने वाला हूँ एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास इज नथिंग बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अगर मैं ऐड कर दूं न्यूक्लियस के अंदर तो उससे जो आंसर मिल जाएगा दैट विल बी माई एटॉमिक मास, या फिर उसको बोला जाता है सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जा सकता है इसको, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर बैठी हुई चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुझको लगता है कि मेरे न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं उनको क्या बोल देने वाला हूँ, न्यूक्लियॉन्स बोल देने वाला हूँ। थर्ड पैरामीटर जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन the nucleus and outermost shell या फिर ऑर्बिट। तो अगर एक एटम कंसिडर कर लेते हो, उसके सेंटर से लेके, जैसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना उसके अंदर, ऑर्बिट में जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उससे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एटम की क्या होती है, एटम की वैलेंसी होती है, ठीक है। अब एटम की वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या देता है हमको, ये उसकी वैलेंस देता है। तो हमने कितनी बातें समझी, हमने सबसे पहले देखा कि अर्थ पे क्या एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, फिर थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। अर्थ पे एग्जिस्ट करता है मैटर, मैटर एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म के अंदर, पहला फॉर्म होता है एलिमेंट, सेकंड फॉर्म होता है उसका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी बात की, हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट्स के पढ़ने के अलावा एलिमेंट्स को हमको पीरियोडिकली क्लासीफाई करना है, हमको देखना है कि वो कैसे उनको एक टेबल में लाया जा सकता है, ठीक है। तो जिस चीज़ को तुम टेबल में लाने की कोशिश कर रहे हो उसके बेसिक्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए। इस वजह से एलिमेंट नेचुरली अकर्स इन प्योरेस्ट फॉर्म, दे हैव देयर स्ट्रक्चरल एटम्स, एटम्स के कुछ पैरामीटर्स, और ये सारे एटम के क्या हो गए हैं, पैरामीटर्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर्स जो हम लोगों ने एटम के बारे में देख लिए अभी, ये सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। एंड दैट इज कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का तरीका क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको क्लासीफाई करने की कोशिश की है, किस तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो अर्लीज में या फिर 1800 के आसपास जब भी इन लोगों ने क्लासीफाई करने की कोशिश की थी तो एटॉमिक नंबर के बारे में इन लोगों को पता नहीं था, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में इन लोगों को पता नहीं था, इनको सिर्फ पैरामीटर कौन से पता थे, एटॉमिक मास होता है ये पैरामीटर इन लोगों को मालूम था, ठीक है। तो ये लोग जब क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो उन्होंने बोला सबसे छोटा एटॉमिक मास जिसका उसको फर्स्ट पोजीशन दो,
फिर उससे बड़ा जो है उसको सेकंड पोजीशन दो, फिर उससे बड़ा जो है उसको थर्ड पोजीशन दो, ऐसे हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये बनते चली जा रही है एक सीरीज। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टेबल के अंदर अगर तुम कुछ टेबल बनाने की कोशिश करो तो एलिमेंट 1 2 3 4 एक नंबर तक जाने चाहिए और फिर उनको क्या होना चाहिए, वापस से रिपीट होना चाहिए। ठीक है, और रिपीट होते हुए जो टेबल बन रहा है, इस ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक बना है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। तो एक अरेंजमेंट में भी आए और जो एक साथ खड़े हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। इस वजह से सारे साइंटिस्ट वहाँ पे क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, किसी न किसी तरीके का उसके अंदर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके से कि अरेंजमेंट जब बने तो एक सर्टन लाइन में एक सर्टन टाइप की प्रॉपर्टीज दिखे एलिमेंट्स में, एक सर्टन वर्टिकल ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी दिखे, टेबल के इस टाइप कोई टाइप के एलिमेंट्स हो, टेबल के इस तरफ कोई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो। तो ऐसा दिमाग लगा लगा करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, डिस्कवरीज करने की कोशिश की, नए नए पीरियोडिक टेबल्स बनाने की कोशिश की, टू मेक इट अ लिटिल बिट सिंप्लीफाइड। थोड़ा सा उसको क्या करने की कोशिश की उन लोगों ने, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अब कौन कौन थे वो साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या क्या किया और किस तरीके से इसको अरेंज करने की कोशिश की, वो सारी बातों को अब देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जिसके बारे में अपने को पढ़ना है दैट इज डोबेरेनियस ट्राइड। अब डोबेरेनियस ट्राइड को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हो क्या है। तो डोबेरेनियस ट्राइड, और अभी शुरुआत में इन्होंने सबसे पहली चीज़, तो हम एक बात को कंसिडर करके चलने की कोशिश करेंगे। तो जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बना है, पीरियोडिक टेबल जो ये लोग बना रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये सब किस आधार पे बनाया जा रहा है, उनके एटॉमिक मास के आधार पर बनाया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलना शुरू करूंगा तो वहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक मासेस को हटा करके वहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोज़ले बोलना चाहता था मैं, सॉरी, हेनरी मोज़ले उनका नाम था जिन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो एटॉमिक मासेस को हटा करके हम क्या करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे एटॉमिक नंबर डाल देंगे, हम वहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल शुरुआत में जब एटॉमिक नंबर के बारे में उन लोगों को नहीं पता था तो उन लोगों ने इनके अकॉर्डिंगली इसको बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास एक ही क्राइटेरिया था और वो क्राइटेरिया था अपना एटॉमिक मास। तो डॉबरेनियर ने भी वही किया। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, एक पहला एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, तीसरा एलिमेंट लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, देखो लिथियम लिया हुआ है, सोडियम लिया हुआ है और पोटेशियम लिया हुआ है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक मास उन लोगों ने चेक किया, वो उनको कितना मिला, 6.9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लिथियम को कंसिडर करेंगे और फिर पोटेशियम को कंसिडर करेंगे। तो लिथियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास, दोनों को क्या किया, ऐड किया, ऐड करके उसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आया, 23। और 23 जो आंसर था वो सरप्राइजिंगली इस सोडियम का ही एटॉमिक मास निकला। मतलब इसका मास x, इसका मास y, अगर मैं इन दोनों के मासेस को ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ऑटोमेटिकली बीच वाले के बराबर निकल जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इस पैटर्न में अरेंज करने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइड्स इन लोगों ने बनाए थे, 3 की जोड़ियाँ बनाई थी, इसीलिए इसको क्या बोलना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ट्राइड्स बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये एक ट्राइड बना था। कैल्शियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बेरियम हो गया। ये एक टाइप, ये टाइप के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ट्राइड्स हो गए। लेकिन ये ट्राइड्स जो ये बना रहे थे डोबेरेनियर साहब, ये ट्राइड्स जो थे वो हर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स। सर्टन टाइम तक ये काम कर रहा था। अगर तुम्हारे पास समझो 100 एलिमेंट है तो उसके अंदर 10-15 पे ये काम कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों पे काम कर ही नहीं रहा, तो ये कोई टेबल बना नहीं पाएगा ना, इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। ये रिसोर्स जिसके ऊपर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिसोर्स के ऊपर हम क्या कर पाएंगे, रिलाई कर ही नहीं पाएंगे। और अगर हम इस पर रिलाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा टेबल बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो डोबेरेनियस ट्राइड इस सारे रीजंस की वजह से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो ये तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की थी, अरेंज करने की कोशिश की थी, पर अरेंज कर नहीं पाए और मैटर थोड़ा सा फेल हो गया यहाँ पर। अब इनके बाद पिक्चर में नए आए न्यूलैंड। न्यूलैंड साहब ने यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कवरीज करने की कोशिश की। अब न्यूलैंड साहब ने क्या किया, न्यूलैंड बोला कि न्यूलैंड
ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट नोन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर से इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी किस हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की है, एटॉमिक मास के हिसाब से भी। न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, डॉबरेनियस ने, 3 लोगों के मैं नाम लूंगा। इन तीनों ने कैसे अरेंज करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, मतलब जहां भी शुरू हुआ वो कहाँ स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन से, लास्ट में गया थोरियम। ठीक है, लास्ट में कहाँ पे खत्म हो जाके, थोरियम पे जाके खत्म हुआ। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। तो इन्होंने किसके हिसाब से इसको अरेंज करने की कोशिश किया, ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स बेसिकली स्टैंड फॉर 8। तो हम लोगों ने 7 सुर सुने हुए, सारे गामा, ठीक है, वो 7 सुर होते हैं, तो उनके अंदर जो लास्ट वाला होता है वो उस हिसाब से इन्होंने अरेंज किया कि उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी हो गई, फिर से फर्स्ट वाली जैसी। तो इसको प्रैक्टिकली हम उनके टेबल पे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझको लगता है कि न्यूलैंड ने बनाया हुआ टेबल था। ठीक है, अब ये टेबल के अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तुम लोग देखोगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाइड्रोजन से हुआ, गया कहाँ तक है, थोरियम तक गया हुआ है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया था कि न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग द एटॉमिक मासेस, इट स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड गोज अप टिल थोरियम। ठीक है, एंडेड विथ थोरियम। तो यहाँ पे दिखता है कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ और थोरियम पे जा करके क्या हो गया है, क्लोज हो गया। ठीक है, अब अगली बात उन्होंने क्या बोली थी, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, मतलब हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और अगला 8th वाला एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, वापस फर्स्ट वाले की जैसे। तो फर्स्ट वाला अरेंजमेंट में इसको क्लोरीन, हाइड्रोजन मिला, अरेंज करते करते ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन के बाद उन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट फिर फ्लोरीन आया, फिर अरेंज करते चले गए, सल्फर मिला, सल्फर के बाद उन्होंने फिर देखा उनको क्या मिला, क्लोरीन मिला। ये जो ग्रुप बन रहा है अभी थोड़ी देर में तुम लोग जब पढ़ोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन बेसिकली इनमें से नहीं है, पर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती जुलती हैं। देखो ये ब्रोमीन है नीचे, ये ब्रोमीन से हो गया, क्लोरीन से हो गया, इससे क्या है, ये मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर। तो एक पैटर्न में भी अरेंज हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया कि कैसे हो रहा है, एक ऑर्डर में भी जा रहा है और एक ग्रुप जो बन रहा है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर है, सिमिलैरिटी भी बन रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल कैसा कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गया, लोग लगा कि हाँ अब पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, इस तरीके के लॉ यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होने ही लगे। ठीक है, अब ये और भी थोड़ी बहुत बातें हैं। तो मैग्नीशियम शोज सिमिलैरिटी टू बेरिलियम एंड क्लोरीन शोज सिमिलैरिटी टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होने लगा है, थोड़ी बहुत बातें जो है इन्होंने अरेंज करने की कोशिश की और काफ़ी सक्सेसफुली ठीक ठाक लेवल पे इन्होंने क्या कर लिया, उसको अरेंज कर लिया। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, और इनके पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम्स अब हमको देखने। तो कट गया थोड़ा सा भाई साहब। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल, लॉज ऑफ ऑक्टेव होना चाहिए। ठीक है, लॉज ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो इसके जो भी लिमिटेशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे इसके अंदर, वो सारे प्रॉब्लम्स हम क्या करने की देखने की कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट केस में। ठीक है, तो दिस लॉ वाज फाउंड एप्लीकेबल ओनली अप टिल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये वाला पार्ट, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा रश करके तो हो जाने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, अभी थोड़ा सा लेंदी और बोरिंग है। तो दिस लॉ वाज फाउंड ओनली एप्लीकेबल अप टिल कैल्शियम। ये लॉ कहाँ तक काम कर रहा था, ये जितनी बातें मैंने लिखी है ना, अगर तुम लोग सिर्फ इतना लर्न कर लोगे ना तो क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर को क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। जब तुमसे पूछा जाएगा स्टेट अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तुमको इतना याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओनली लिमिटेड अप टिल कैल्शियम। तो कैल्शियम तक ही अच्छे से काम कर रहा था, कैल्शियम के बाद ये काम करना क्या कर देता है, थोड़ा थोड़ा फेल होने लगता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो दो दो भर दिए, दो दो भर दिए तो क्यों भर दिए भाई, अब इसकी जो कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है, कोबाल्ट हो गया एंड निकल जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है तो फेरस जैसी है, आयरन जैसी है, तो आयरन जिधर भी है उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, किस में आके बैठ गया, ये यहाँ पर आके बैठ गया है, यहाँ पर आके प्रॉब्लम तैयार कर दिया है इसने। ठीक है, यहाँ पर आकर के बैठ गया, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि कोबाल्ट निकल यहाँ पे क्यों गया, ये एक लिमिटेशन की प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं, न्यूलैंड फिटेड ऑल द एलिमेंट्स इन 7/8 दैट इज 56 बॉक्सेस। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल बात होगी। न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सेम बॉक्सेस। देखो अभी मैंने तुम लोग बताया कि कोबाल्ट और निकल उन्होंने क्या कर दिया था, एक ही जगह पे भेज दिया, सी और एल को भी उन्होंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे प्लेस कर दिया था। ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द सेम नोट इन द ऑक्टेव। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात को समझा, सबसे पहले तो इस रूल को, पैटर्न को समझा। लेकिन पैटर्न में कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये दो जो चीज़ें हैं, इन दो समझो वो कोबाल्ट और निकल है, तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से तो हम इसको अरेंज कर ही रहे हैं। इनको क्या हो गया ना, इनके एटॉमिक मासेस सिमिलर हो जाने की वजह से इनको क्या कर दिया गया है, एक ही जगह पे रख दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है न्यूलैंड प्लेस्ड मेटल कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट
डू, अब यहाँ पे डू नोट को ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, इसी पे यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर, जबकि इधर एक ही होना चाहिए था, दो की जगह प्लेस कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, विथ हैलोजेंस वाइल Fe हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विथ कोबाल्ट एंड निकल अवे फ्रॉम देम अलोंग विथ नॉन मेटल्स। तो Fe की प्रॉपर्टी मतलब फेरस जो था, इसकी भी प्रॉपर्टी इनके जैसी ही थी, या फिर इसकी प्रॉपर्टी इनके जैसी थी। इसको यहाँ पे रख दिया ये वाले ब्लॉक में, और इसको ला करके यहाँ पे रख दिया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर अरेंजमेंट हमारे मासेस के हिसाब से हो रहा है तो मासेस को प्रायोरिटी रखो, अगर अरेंजमेंट हमारे इस हिसाब से हो रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है तो प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी रखो। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन बनने लगा क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे उनके टेबल में, इस वजह से इनकी लिमिटेशंस में आ गया, और आगे भी बातें उसी की जैसी होगी। तो अवे फ्रॉम, तो यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल अवे फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड सल्फर अंडर द नोट न्यूलैंड्स डिड नॉट हैव प्रोविजन अकोमोडेटेड फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। समझो कल को क्या होता है कि मेरे पास ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन है, इसी टेबल के हिसाब से क्लोरीन है, फिर कोबाल्ट है एंड निकल, मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऐसा है, कोई बात नहीं। कल को कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसकी प्रॉपर्टी इसके ही जैसी है, नया डिस्कवरी हो सकती है, नया नया एलिमेंट आ सकता है मार्केट में, कोई ना कोई डिस्कवरी, कोई ना कोई साइंटिस्ट लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर ही लेंगे, ठीक है। तो वो डिस्कवरी जब हो जाएगी तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो होगी, समझो इसको हमने कैसे अरेंज कर रखा है, हमने बोरॉन और कार्बन को अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास x है, इसका एटॉमिक मास समझ लेते हैं x+1 है। कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका एटॉमिक मास x+0.5 हो गया, तो मुझको लगता है कि वो इन दोनों के बीच में बैठने वाला है। तो इन दोनों के बीच में अब बैठे कैसे, इन दोनों के बीच में बैठ पाना पॉसिबल होगा उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेकेंट स्पेस है नहीं। तो न्यूलैंड ने क्या किया, नई डिस्कवरीज के लिए कोई प्रोविजन छोड़ा ही नहीं, प्रोविजन नहीं छोड़ा तो वो भी क्या बन गई, उनकी पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन बन गई, प्रॉब्लम बन गई ना। अब वो भी क्या होगा, उस वजह से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल हमने देखा था डॉबरेनियस का था, सेकंड पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखा दैट वाज न्यूलैंड। ऐसे एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम है मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो था वो उस टाइम पे मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल था। मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया था, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट थे उन सब नोन एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था, ठीक से। उन्होंने वेकेंट स्पेसेस भी छोड़े हुए थे बीच बीच में, ठीक है, उन्होंने वेकेंट स्पेसेस भी बीच बीच में छोड़े हुए हैं ताकि नए एलिमेंट जब भी आ जाए तो वो नए एलिमेंट्स को भी जगह मिल सके, ठीक है। इस वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा था, मोस्ट एक्सेप्टेबल, एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि अभी भी हम जिसकी बात, जब तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। तो ये कैसा था, मोस्ट एक्सेप्टेबल था, पर इसकी भी कुछ ना कुछ क्या थे, इसके अंदर भी कुछ अच्छी बातें थी और कुछ ना कुछ बुरी बातें थी। तो यहाँ पे इसके भी कुछ ना कुछ क्या थे, मेरिट्स थे, और इसके भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे। तुम्हारा जो क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में डेवलप होता है दैट इज एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या अच्छी बातें थी वो सब लिस्ट करनी पड़ सकती है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खराब, थोड़ा अनएक्सेप्टेबल बातें थी, या फिर जो वहाँ पे नहीं एसोसिएट कर पाए उस समय वो क्या बातें थी, वो हम लोगों को इसके अंदर क्या करना पड़ जाएगा, अरेंज करना है, समझाना पड़ जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने क्या मेरिट्स दिए हुए थे, क्या अच्छी बातें थी उनके पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात उनकी क्या थी कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो सबसे पहले एटॉमिक मास बेरिलियम का 14.09 समझ रहे थे सब लोगों को लग रहा था कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से या फिर डिस्कवरीज के हिसाब से बेरिलियम जो है 14.09 एटॉमिक मास का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में उसकी वैल्यू जो है थी इनके पीरियोडिक टेबल की वजह से क्या हो गई, करेक्ट हो गई, और वो एक्चुअली में आ गया अपने करेक्ट पे 9.4 पे, और उसको ला करके कहाँ प्लेस कर दिया गया, बोरॉन के पहले ला करके प्लेस कर दिया जा गया उसकी सही जगह, ठीक है। फिर मेंडलीव ने क्या किया था कि केप्ट वेकेंट स्पेस, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि वहाँ पे उन्होंने क्या छोड़ी थी, थोड़ी बहुत जगह छोड़ी हुई थी, थोड़ा जगह छोड़ी हुई थी ताकि फ्यूचर में कोई भी नई डिस्कवरी हो तो वहाँ पे जगह हो और वो एलिमेंट वहाँ पे आके बैठ जाए। यहाँ तक कि मेंडलीव इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने एटॉमिक मासेस के अरेंजमेंट में बीच में जगह भी छोड़ी थी, और उनको अंदाज़ा भी था कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होकर आके बैठने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ना कुछ होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ को भी वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि ऐसी प्रॉपर्टी का होने वाला है, मेटल होने वाला है, नॉन मेटल होने वाला है। उन लोगों ने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था। तो 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स वर गिवन नेम एका बोरॉन। तो ऐसे उन्होंने क्या किए थे कि 3 एलिमेंट उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट किए हुए थे। एक का नाम उन्होंने रखा था एका बोरॉन, एक का नाम उन्होंने रखा था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, और थर्ड का उन्होंने नाम रखा हुआ था एका सिलिकॉन,
ठीक है, थर्ड का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ था, एक का सिलिकॉन रखा हुआ था, एंड देयर मासेस वर इंडिकेटेड एज 44, 68, 72। इन्होंने क्या किया था, उसको इंडिकेट किया था। फ्यूचर में इनके ना रहने पर जब इसकी डिस्कवरी हुई तो रियलिटी में जब पता चला तो रियलिटी में उन एलिमेंट्स का आज नाम पड़ गया है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस टाइप के एलिमेंट होंगे, फिर उस टाइप के एलिमेंट हुए भी, और उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी भी वो टाइम पे वैसी ही निकली। बाद में जब डिस्कवरी हुई उसकी तो प्रॉपर्टी भी उसकी कैसे निकल गई, सिमिलर ही निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत में जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, तो तुमको खास बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि पीरियोडिक टेबल के एक एंड पे मेटल होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, और एक छोटा सा कंसेप्ट होता है उसको बोला जाता है इनर्ट गैस, या फिर इनर्ट या फिर नोबल गैसेस बोला जाता है। ठीक है, अब नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट होते हैं बेसिकली विच डू नॉट रिएक्ट इजीली। इनसे रिएक्ट करवाया जा सकता है कुछ कुछ से, लेकिन इजीली नहीं रिएक्ट करवाया जा सकता। दे आर हार्ड टू रिएक्ट। तुम केमिकल ले लोगे एक्स टाइप का, उसको वाई टाइप में डालोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाने वाला है। ऑब्वियसली ये हम लोग केमिस्ट्री में जानते ही, एक टाइप के एलिमेंट में दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारी 11th-12th में आओगे तो तुम लोगों को बातें सीखने को मिलेंगी। फिलहाल ऐसे कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे जो इनर्ट हुआ करते थे। इनर्ट होने की वजह से क्या होता था कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करने वाले, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो इनर्ट गैसेस के लिए इस पॉइंट पे जगह नहीं थी। कैसे भी देखें तो इसके अंदर जगह थी नहीं, जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 0th ग्रुप लास्ट में बना दिया, और ये सारे नोबल गैसेस जो थे, इन नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो बाद में डिस्कवर हुए 19th सेंचुरी में, उनको उन्होंने किस ग्रुप में डाल दिया, उस 0th ग्रुप में डाल दिया। पूरा पीरियोडिक टेबल जो था, पूरे पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी, तो लास्ट में उन्होंने एक नया टेबल बना दिया और इसके अंदर सारे के सारे इनर्ट एलिमेंट्स को डाल दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरिट क्यों बोलते हैं इसको, इससे क्या हुआ ना कि पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं, देखो इतने एरिया में तो कुछ डिस्टर्बेंस आया नहीं ना, इतने में अगर डिस्कवरी हुई तो नई जगह पर रख दी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और परफेक्टली बैठ भी गया हो मासेस के हिसाब से भी, तो ठीक है, तो फिर चल गया काम हमारा, तो कोई तकलीफ नहीं है, काम चलने से मतलब था वो टाइम पे भी। पर ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे। इतने सारे मेरिट्स तो हैं इन सब के अंदर, तुम लोगों ने देखा मैंने डोबरेनियस पे ज़्यादा बात नहीं की, न्यूलैंड पे ज़्यादा बात नहीं की, पर मेंडलीव के ऊपर थोड़ी चर्चा हो गई। मेंडलीव पे थोड़ी चर्चा हो गई क्योंकि इनका जो था काफ़ी टाइम तक था पीरियोडिक टेबल प्रैक्टिस में, और उसके बाद एक्सेप्टेबल भी था, लेकिन लिमिटेशंस तो इसमें भी थे। अब लिमिटेशंस थे तो उन लिमिटेशंस को हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड में आने की संभावना होती है दैट इज एक्सप्लेन द डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान से देखने की कोशिश करो। एक एलिमेंट है ए, फिर बी वाला उससे ज़्यादा थोड़ा भारी है, फिर सी वाला उससे भारी है, फिर डी वाला उससे भारी है, ऐसे चलते चले जाओगे, कहीं ना कहीं रिपीट होगा, फिर ई वाला, फिर एफ वाला, फिर ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ई एफ जी एच। ये जी और ये एच एलिमेंट जो है, ये दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो गया समझो। अगर इन दोनों का एटॉमिक मास सेम हो जाए तो इन दोनों को रखे कहाँ, और एक दूसरे के अगल बगल रखें कि एक दूसरे के साथ ही रखें। यही मुसीबत तो कंटिन्यूसली चल रही है किसके साथ, कोबाल्ट और निकल के साथ। तुम लोगों ने देखा न्यूलैंड के साथ भी, न्यूलैंड ने भी क्या किया था, उसको नीचे एक जगह अरेंज किया हुआ था जहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल एक साथ रख दिया था, हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, ब्रोमीन इसके बीच में उसको क्या कर दिया था, रख दिया था। ये बात तो तुम लोगों ने देखी थी वो टाइम पे। अब सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है। अब यहाँ पे मुझको एक बात बताओ, एक ये पहली चीज़ हुई, समझो ये बात को समझ लो कि दोनों का एटॉमिक मास सेम था, तो दोनों को एक साथ रखूँ कि अलग अलग रखूँ, कहाँ रखूँ, प्रॉब्लम हो गई ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया उसके अंदर। एटॉमिक मास जो होता है वो होल नंबर में रेयरली तुमको मिल सकता है, ठीक है, तो होल नंबर एटॉमिक मास ही इन लोगों का कैसा कैसा था, सेम नंबर था। अगर पॉइंट में फर्क हो, जैसे 4.06 है और 14.09 है, तो इन दोनों में तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर ये 14 दोनों का होल नंबर ही ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से क्या हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। चलो ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट बात जो समझनी थी हमको इसके अंदर वो ये है कि समझो, ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो कि फ्यूचर में एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने वाली है। एक एलिमेंट है जिसका वेट है 5 यूनिट, एक एलिमेंट है जिसका वेट है 6 यूनिट। अब फ्यूचर में कोई एलिमेंट आ गया जिसका वजन हो गया 5.5 यूनिट, या फिर कोई आ गया जिसका वजन हो सकता है 5.6 या फिर 5.7 या फिर 5.8 या फिर क्या हो सकता है 5.9 भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना 5.51, 5.52, 5.53। तो ऐसे तो
पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज लगते चली जाएंगी, ठीक है। तो कोई फिक्स वैल्यू है क्या कि इन दोनों के बीच में कौन बैठने वाला है, कितने एलिमेंट आ जाएंगे फ्यूचर में? अगर 1000 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, होने तो नहीं वाले, और थोड़ी देर के लिए सर रफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन अगर 1000 एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो इन दोनों के बीच में ही उन सबका मास है 5 से 6 के बीच में, तो कितना घुसाओगे इनके बीच में? पूरा का पूरा टेबल ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा ना, परेशान हो जाओगे तुम तो टेबल के चक्कर में, ठीक है। सबसे तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, डीमेरिट ये था कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास ही सेम है, रखे कहाँ, एक ही जगह पे रखना पड़ रहा है। दूसरा, दो एटॉमिक मासेस के बीच में n नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस हो सकता है। अगर इसका वजन 5 है, इसका वजन 6 है, तो 5.5, 5.6, 5.7 फ्यूचर में इस मासेस के बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे, उन सबको इसमें बीच में कैसे घुसाएंगे, बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अब आइसोटोप्स इसके बीच में आना शुरू हो गए। अब आइसोटोप्स और आइसोबार्स, इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इन लोगों के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स के डिफरेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइसोटोप्स को प्लेस करने के लिए, आइसोटोप्स को रखने के लिए मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह छोड़ा ही नहीं। तो अगर फेरस है और फेरस का ही आइसोटोप है, तो वो भी फेरस ही है। आयरन का आइसोटोप आयरन नहीं होता, आयरन का एक फॉर्म होता है। अब आयरन को यहाँ पर रख दिया फेरस को, तो उसके आइसोटोप को कहाँ रखूँ? पूरे पीरियोडिक टेबल में उसके लिए कोई नहीं जगह थी, तो आइसोटोप्स को कहाँ पे रखें? तो आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी एक प्रॉब्लम है कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना दिया और बाद में आइसोटोप डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो ये फेरस है, ये भी Fe2+ Fe3+, थोड़ी देर के लिए रफली बता रहा हूँ, चलो इस तरीके से नहीं बताता हूँ, ठीक है। एक वर्जन है Fe का, एक और वर्जन है Fe का, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, आइसोटोप्स हो गए हैं, सिमिलर। इनकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है, बट इनके एटॉमिक मासेस कैसे हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स को याद रखना, इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं एंड सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सबका सेम होता है। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है और इनके एटॉमिक मास क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब इनको प्लेस करना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। लास्ट में जो प्रॉब्लम हुई वो हो गई प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब हाइड्रोजन जो है, इसकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, दो लोगों को, इसकी प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है और इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है, हैलोजन जैसी भी होती है। आप मेंडलीव फिर से कंफ्यूज हो गए कि इसको हेवी मेटल के साथ रख दूं या फिर इसको कहाँ पे रख दूं, हैलोजेंस के साथ रख दूं, रखूँ तो रखूँगा, इसकी प्रॉपर्टी तो दोनों जैसी है, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों जैसी होती है, थोड़ी देर के लिए ये भी एक्सेप्ट करता है। आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बहुत तरह के नाटक कर लेता है ये। हाइड्रोकार्बन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन के साथ हमारी अच्छी समझ बनेगी, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह ये कैसे करते हैं। फिलहाल तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन पोजेसेस सिमिलैरिटीज विथ मेटल एंड विथ हैलोजन। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया कि इसको पोजीशन लगाएं कहाँ, इस पोजीशन लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया कि इसको रखे तो रखे कहाँ, इस वजह से इसको रखने को लेकर के प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहले डीमेरिट क्या था, कोबाल्ट और निकल प्रॉब्लम हुए। सेकंड डीमेरिट क्या हुआ कि एटॉमिक मासेस एम्बिग्युइटी डेवलप कर रहे हैं, कंफ्यूजन डेवलप कर रहे हैं एटॉमिक मासेस की वजह से, क्योंकि दो एटॉमिक मास है। एक का वजन, अगर तुम 5 किलो चावल लोगे या 6 किलो लोगे, 5.1 किलो ले सकते हो, 5.2 किलो ले सकते हो, 5.6 किलो ले सकते हो। अगर एक शेल्फ में तुमने 5 किलो चावल रखा हुआ है, एक शेल्फ में तुमने 6 किलो चावल रखा है, तो बीच में कितने शेल्फ बनाओ, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, मल्टीपल शेल्फ बन सकते हैं। कन्फ्यूजन है, एम्बिग्युइटी है, समझ रहे हो, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। तीसरा, एटॉमिक मास का राइज भी इसके अंदर प्रॉब्लम था। ये जो इतना पार्ट है ना, ये इसी से रिलेटेड है, ये सीरीज से ही रिलेटेड है एटॉमिक मास, और मैंने इसको लगा यहीं पे बता दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं होता, देखो, मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, दैट वाज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड डिस्कवर बिटवीन टू हैवी मेटल्स। ये इतना पार्ट जो है ना, ये मैं तुमको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीक्वेंस में बैठ नहीं सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम क्या थी हमारी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहाँ, मेटल में रखूँ या फिर उसी हाइड्रोजन को कहाँ पे रखूँ, इसकी बहुत ज़्यादा वो टाइम पे क्या हो गई है, कन्फ्यूजन हो गई। तो दिस वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल जो था सो था, इतना ज़्यादा काम नहीं किया। 19th सेंचुरी के बाद हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला अब बस हो गया, दिमाग खराब कर दिया अब तुम लोगों ने। हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट आए। अब हेनरी मोजले इसका क्रेडिट ले जाएं या फिर और डिस्कवरीज इसका क्रेडिट ले जाएं, हमने इस टाइम पे खोज कर ली थी एक नए पैरामीटर की, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक एटम को कंसिडर कर लो अगर, तो इसके प्रोटॉन होते हैं और इसके न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले एटम को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन के बदले कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगले वाले को कंसिडर कर लो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स
की गिनती जो है टोटल, वो हमेशा किस में चलेगी, एक होल नंबर में चलेगी। किसी एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी के पास 5 होंगे, तो किसी के पास 6 होंगे, तो किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी का मास 5 हो सकता है, एटॉमिक मास 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6.1 भी हो सकता है, 6.12 भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 5 ही होगा या तो 6 ही होगा, तो अगला वैल्यू सीधा सीधा 7 ही होने वाला है। अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन लोग बोलता हूँ कि इनके वजन के हिसाब से अरेंज करो, तो एक का भी वजन 70 है और अगले वाले का भी वजन 70 ही है, तो दोनों को एक ही बेंच पे बिठाऊँ या दोनों को आगे पीछे बिठाऊँ? और पीछे वाला तो बेंच था वो तो 71 वाले का था, 70 वाले को बिठा दिया, तो अब 71 वाला कहाँ पे जाएगा, ये कन्फ्यूजन हो रही है। पर मैंने क्या किया, मैंने सबको एक एक रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे सबको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया। तो अब रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 के बीच में कोई आ सकता है क्या? रोल नंबर 1.5 के बारे में तो तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, पॉइंट में तो रोल नंबर तुमने सुने नहीं। तो ये हमारे एटम्स का रोल नंबर है भाई, एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे एटम्स का क्या है, रोल नंबर है। रोल नंबर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स से उनका कुछ लेना देना नहीं होता, पर एटम का एटॉमिक नंबर से रिलेशनशिप ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसका काउंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट होता है। तो सर हेनरी मोज़ले ने क्या किया, बोला कि बस अब हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट क्लोज कर दिया, और अरेंजमेंट किसके हिसाब से स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट शुरू कर दिया। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने जिसका एटॉमिक नंबर 1 था उसको यहाँ पे रखा, फिर जिसका एटॉमिक नंबर 2 था उसको यहाँ पे ला के रख दिया। तो हम लोग बोलोगे ये क्या हुआ, तो इनको भी नंबर तो अरेंज करने थे, लेकिन जो वर्टिकल ग्रुप बने उसकी प्रॉपर्टी कैसी रखनी थी, इनको सिमिलर रखनी थी। तो सेकंड वाला जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी जो थी लास्ट वालों को सिमिलर थी, इसके लिए ला के यहाँ पे रख दिया। फिर 3 को लाया, इसकी प्रॉपर्टी देखो 1 के जैसी मिल गई। तो जो हरकत देखो न्यूलैंड करने की कोशिश कर रहे थे वो हरकत भी इन्होंने भी की, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट उसने एटॉमिक मासेस के हिसाब से किया था, अरेंजमेंट इन्होंने किसके हिसाब से कर दिया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर दिया, ठीक है। और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी रची। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बात ही पीरियोडिक टेबल को अलग बनाती है। वो बात क्या है कि यहाँ पे हम एटॉमिक मासेस का इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मासेस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं। ये टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया है, एटॉमिक नंबर्स यूज़ किए हैं सारे एलिमेंट के, ठीक है। तो अब हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और डीप में पढ़ने की बारी आ गई। तो हमको इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अब स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत क्राइटेरिया, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और मैं लिख लिख के तुमको बताने की कोशिश करूँगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा टेबल है थोड़ी देर के लिए हमारे लिए, ठीक है। इट हैज़ 7 पीरियड। तो इसके अंदर ऐसे ना हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को क्या बोला जाता है, इन ब्लॉक्स को बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है। और ऐसे वर्टिकल ब्लॉक्स भी हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने हैं, 18 है। इन 18 को बोला जाता है ग्रुप, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस चल रही हैं, इन लाइंस को बोला जाता है पीरियड्स, और वर्टिकल लाइंस जो वर्टिकल कॉलम बन रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको ग्रुप बोला जाता है। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर द ग्रुप्स एंड 7 आर पीरियड्स। 1 से लेकर 7 तक क्या चल रहा है, डिवाइड। ये पूरे टेबल को इन्होंने 4 में डिवाइड करके रखा हुआ है, 4 फ्रेम में डिवाइड करके रखा हुआ है, और वो 4 के 4 जो है ब्लॉक सिस्टम में इसको क्या कर रखा है, पूरा का पूरा डिवाइड करके रखा हुआ है। और 4 ब्लॉक में जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है वो 4 अरेंजमेंट हमको इस हिसाब से बता रहे हैं, सॉरी, ठीक है, वो अरेंजमेंट हमको इस हिसाब से बता रहे हैं। थोड़ा सा क्लीन ही कर लेते हैं भाई, चलना भैया, चलना चलना, कहीं के लिए बेचती है ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट इन्होंने किया है ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली किया था। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को इन्होंने क्या कर रखा है कि 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। और वो 4 ब्लॉक्स कौन से थे, सबसे पहला ब्लॉक था एस ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहला ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, और फिर एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ये पहले जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वर्टिकल वाले जो अरेंजमेंट है इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल वाले जो अरेंजमेंट है इनको क्या बोला जाता है, पीरियड। तो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ग्रुप 1, 2, 1, 2 जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक का पार्ट है। फिर देखो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक का पार्ट है। 3 से लेकर के 12 तक किसका है, डी ब्लॉक है। पी से लेके पी से लेके यहाँ पे 13 से लेके 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक किसका है, पी ब्लॉक का मेंबर। और एफ ब्लॉक बेसिकली स्टैंड्स फॉर लैंथेनॉइड एंड एक्टेनाइड
सीरीज, ठीक है। इससे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से ये लास्ट में हमारे पास बना हुआ है। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया हुआ है। और पूरे पीरियोडिक टेबल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये 4 ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक होते हैं। इसके अंदर एफ थोड़ा बहुत और डिटेलिंग हो जाती है, थोड़ी डिटेल पे बात करेंगे। और तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एस ब्लॉक में, या फिर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, कौन से ब्लॉक हैं, और ब्लॉक्स के बाद हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत इनके डेप्थ की। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि फर्स्ट वाला जो ग्रुप है हमारा, जो फर्स्ट वाला ये ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स बोला जाता है। ग्रुप 1 में जितने भी मेटल्स होंगे उनको अल्कली अर्थ मेटल, और सेकंड वाले को अल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ग्रुप 1 में जब बैठे हुए उनको सबको क्या बोला जाएगा? अल्कली मेटल्स है। ग्रुप 2 में जो बैठे हुए अल्कली अर्थ मेटल्स है, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक जो है, इसको इनके अंदर बैठे हुए सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इनकी ना वैलेंसी वेरी करती है, इनकी वैलेंसी डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है। मतलब किसी की वैलेंसी कम होगी, किसी की कॉमन होता है कि इनकी सबकी वैलेंसी सेम है, इसकी वैलेंसी सेम है, इसकी वैलेंसी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे तुम लोग एक जिगजैग लाइन देख रहे हो, ठीक है। ये जिगजैग लाइन बेसिकली डिफरेंशिएट कर देती है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को। जो जिगजैग लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं वो सब कौन है? वो सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? Metalloids are elements which have properties similar to metals and non-metal। जो मेटल और नॉन मेटल जैसे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको मेटलॉइड बोला जाता है, ठीक है। 17th ग्रुप इसके अंदर जो है, 17th ग्रुप याद रखने की कोशिश करना है आप लोगों को ये सब। 17th ग्रुप यहाँ पे है हैलोजेंस। 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। 18th ग्रुप, 18th में बैठे हुए क्या हो गए? सब नोबल गैसेज है। नोबल यहाँ पे बैठे, देखो मेंडलीव वाली हरकत यहाँ पे 18th ग्रुप में क्या है? 18th ग्रुप में सब नोबल गैसेज हमारे पास बैठी हुई है, ठीक है। तो सब अरेंजमेंट इसके हिसाब से यहाँ पर किया हुआ होता है, करेक्ट है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग को याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसका स्ट्रक्चर, उसको किसने बनाया, किस हिसाब से बनाया हुआ है, सारी बातें मैंने तुम लोग को दिखाई है। स्क्रीनशॉट मारना है, लर्न करना बेटा तुम्हारा ही काम है सब कुछ। ये मेरा काम तुमको क्लैरिफाई करके क्लियर करना है, तुम्हारा काम इन सब चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे याद रखा है, तुम भी अपने टाइम पे याद रखोगे, सब लोग याद रखोगे। हमेशा ये बात याद रखना है कि सबका अपना अपना रोल है। तुम्हारा भी रोल है इसके अंदर कुछ ना कुछ, मेरा भी कुछ ना कुछ रोल है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। समझ गया? तो इतना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी सी बात और हो जाती है, तो इतनी बातें हैं यहाँ पे। नीचे देखो यहाँ पे भी वही बोला है, इस ब्लॉक में 1 से 2 तक, ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक है, 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक है। उसके बाद लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज बॉटम के अंदर एफ ब्लॉक में बैठी हुई है। सब मेटल, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ कि इस तरफ जितने भी बैठे हुए हैं, ये जितने भी हैं इस तरफ, ये सब कैसे हैं? ये सब मेटल्स होते हैं। यहाँ पे सब कैसे हैं? इस तरफ इस पी ब्लॉक के अंदर जितने बैठे हैं मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं? नॉन मेटल। बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी तुमको अच्छे खासे मेटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जितना लेफ्ट जाओगे उतने मेटल्स मिलेंगे, जितना राइट आओगे उतने नॉन मेटल्स तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, इससे ज़्यादा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ है नहीं, ठीक है। लास्ट टू लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर और ये चैप्टर का जो पार्ट है जिस पे अब हमको बात करना है, दैट इज ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होते हैं? तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है? ट्रेंड बेसिकली स्टैंड्स फॉर पैटर्न। यहाँ पे से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट शुरू होगा, ठीक है। ट्रेंड बेसिकली स्टैंड्स फॉर पैटर्न की जो एलिमेंट को हमने अरेंज करके रखा हुआ, ये एलिमेंट तो हमने लाइन में लगा दिए, हॉरिजॉन्टल लगा दिए, वर्टिकल लगा दिए, अरेंजमेंट तो हो गया, अरेंजमेंट तो कर दिया। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ ना कुछ बातें होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। फिर मैं नीचे चले जाता हूँ लिथियम पे,
हीलियम पे जाऊँगा, हीलियम पे लास्ट में मैं पहुँचूँगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलने वाला। लिथियम पे मैं नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 1 मिला, 2 पहले वाले में अरेंज हुए, फिर अगला तीसरे वाले में अरेंज हो गया। इसकी वैलेंसी अगर तुम देखोगे, इसकी वैलेंसी अगर देखोगे तो तुमको कितनी मिलेगी 1, इसकी भी वैलेंसी तुमको कितनी मिलेगी 1। तो इस हिसाब से एक नया ट्रेंड सबसे पहले बनता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखना, अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रेंड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चल भैया चल, अभी कपड़ा लेके साफ़ करना होता 2 मिनट में साफ़ हो जाता, बड़ा नाटक करना पड़ता है, पर अच्छा है आप लोगों के लिए, अच्छा है, कलरफुल है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, साफ साफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिमाग में, जब तक मैं साफ़ नहीं कर लेता ना मेरे से होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी ये जो पूरा का पूरा ग्रुप तुम लोग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो देख रहे हो, सेम ग्रुप हैज़ सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप सेम वैलेंसी। तो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं कि वैलेंसी जो है वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कैसे बदलती है। तो अगर मैं एक ग्रुप में हूँ तो वैलेंसी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब इसकी वैलेंसी 1, फिर इसकी वैलेंसी सीधा हो गई 2, फिर इसकी वैलेंसी 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एज आई एम गोइंग फ्रॉम, देखो मैं कहाँ से मूव कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से मूव कर रहा हूँ, मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। वैलेंसी क्या करती है, इंक्रीज होती है। और वाइस वर्सा, जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो गोज ऑन डिक्रीजिंग, वैलेंसी क्या होना शुरू हो जाती है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहली चीज मुझको समझ में आता है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करो या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करो तो वैलेंसी रिमेन्स सेम, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, कांस्टेंट बोला जा सकता है, ठीक है। और जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो उस वजह से वैलेंसी बढ़ रही है। तो द पहला ट्रेंड जिसके बारे में तुमको पढ़ना है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेंड दैट इज अबाउट वैलेंसी, की वैलेंसी जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से बदलती है। तो वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ऊपर नीचे चलते हो तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल समझते हो ना, अगर कोई एटम ले लोगे तो उसके अंदर एक शेल होगा, या फिर उसमें 2 शेल होंगे, या फिर इसमें 3 शेल होंगे। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1 है। अगर एटॉमिक नंबर उसका 1 है तो उस वजह से क्या हो जाने वाला है कि, कर ले भाई कर ले कर ले कर ले, एटॉमिक नंबर अगर उसका 1 है तो उस वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा कि एक ही शेल के अंदर बैठ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट तुम जाओगे लिथियम पे, तो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे एक शेल, 2 शेल होते हैं, पहले वाले में एक बैठता है, फिर अगले वाले में 2 बैठते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। ऐसे जब तुम नीचे जाते हो तो यहाँ पे एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, ऐसे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, एज वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। और बॉटम से टॉप आने लगोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल उल्टा, नीचे देखो, नीचे 2 थे फिर ऊपर एक ही है, नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो एटॉमिक नंबर 1 फिर एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। एक शेल में एक भी बढ़ जाएगा, अगले वाले शेल में ही 2 बढ़ जाने वाले। इधर से इधर आया तो एटॉमिक नंबर चेंज ही नहीं हुआ, मतलब नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक नंबर बढ़ गया पर नंबर ऑफ शेल चेंज ही नहीं हुआ। इसके अंदर देखो 3 है, 3 भी एक में बैठ जाएंगे, 4 भी बैठ जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब किस में बैठ जाने वाले हैं, 2 के अंदर बैठ जाने वाले हैं। तो ये 3 है ना। लिथियम को ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। लिथियम अगर तुम लोग देखोगे तो लिथियम के अंदर क्या हो गया, ध्यान देना, लिथियम में क्या हो गया, लिथियम के अंदर एक ऑर्बिट, अगले ऑर्बिट में कितना बैठे हैं, एक ऑर्बिट में 2 बैठे हुए हैं, अगले वाले ऑर्बिट में कितना बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, करेक्ट है। अगले वाले ऑर्बिट में 1 बैठा हुआ। अब लिथियम के बाद साइड में बेरिलियम पे पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा कि अंदर तो अभी भी 2 हैं, एटॉमिक नंबर 4 है, क्या हो गया इसके अंदर 1, 2, इसमें 1 बैठा था, वैलेंसी 1 थी, अगले वाले की वैलेंसी कितनी हुई 2, पर नंबर ऑफ शेल बढ़े क्या, नंबर ऑफ शेल तो उतनी है। ऐसे ये नंबर कितना हैंडल कर सकता है, 8 हैंडल कर सकता है, लास्ट वाले में कितने हो सकते हैं 8,
एक शेल में 8 बैठेंगे ना, और अंदर में जो 2 बैठे हुए वो तो कांस्टेंट ही है। ऐसे कितने हैंडल कर सकता है ये? 8 हैंडल कर सकता है। मतलब 8 + 2 अंदर के टोटल कितना हो गया? 10। तो एटॉमिक नंबर जब तक 10 रहेगा तब तक नंबर ऑफ शेल बढ़ने नहीं वाला। और एटॉमिक नंबर यहाँ से चालू हुआ 3 से लेकर के कहाँ तक गया? 10 तक। तो मुझको लगता है कि वर्टिकली जब मैं मूव कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ शेल को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट ही बने हुए हैं, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आ रहा। तो पहला पीरियोडिक ट्रेंड तुम लोगों ने जिसके बारे में देखा दैट वाज वैलेंसी। सेकंड पीरियोडिक ट्रेंड जो तुम लोगों ने देखा दैट वाज नंबर ऑफ शेल्स। थर्ड पीरियोडिक ट्रेंड जिसके बारे में अब हमको पढ़ना है दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज का क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे काम करता है? थर्ड, अब इसको तुम लोग खुद ही आंसर कर दोगे। एटॉमिक साइज। अब जब मैं नीचे मूव कर रहा था तो 1 शेल था, फिर मैं नीचे मूव किया तो कितने हो गए? 2 शेल, और नीचे मूव किया तो कितने हो गए? 3 शेल। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तुमको क्या लग रहा है? एटॉमिक साइज को क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। तो एज वी गो डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, और एज वी गो अप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होते जा रही है। फील हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेल्स। अभी 2 मिनट पहले ट्रेंड बताया। अभी लेफ्ट से राइट तक मूव करोगे तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही है। अभी हम लोगों ने बात की ना कि लेफ्ट से राइट तक अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक शेल उतने ही है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। अगर आप लोग कनेक्ट होकर समझ रहे हो अच्छे से समझ में आएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ये प्रोटॉन की तरफ बीच में प्रोटॉन होते हैं ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होंगे, 5 प्रोटॉन भी होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे भी 3 प्रोटॉन होंगे। 3 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 प्रोटॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर 5 प्रोटॉन को खींच रहे हैं। तो ये ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से क्या हो जाता है? इसका साइज छोटा हो जाता है। यहाँ पे खींचने वाले कम है, इसकी वजह से इसका साइज क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन को पुल कर रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्लस्टर हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को खींच खींच के क्या कर लेते हैं? अपना साइज कम कर लेते हैं। ये देखो, ये इसको ऐसे ऐसे पुल करेगा बहुत जोर से। ऑपोजिट चार्जेस है ना, ऑपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? पुल करने वाले। पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस वजह से कॉन्ट्रास्ट होगा। तो जैसे मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूँ तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक ट्रेंड और इसके जैसे ही काम करता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। अभी आप लोगों को है नहीं, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम ट्रेंड फॉलो करता है, ऊपर से नीचे तक या लेफ्ट से राइट तक। लेफ्ट से राइट जब तुम जाते हो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली स्टैंड्स फॉर चार्ज इन द न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन का चार्ज कितना बढ़ रहा है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन का भी चार्ज बढ़ता है, वो भी उस तरफ जा रहा है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। तो 3 ट्रेंड हम लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा, सेकंड हम लोगों ने नंबर ऑफ शेल के बारे में पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा। एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आया? ऐसे ही ये काम करने वाले। अब नेक्स्ट जिसके बारे में अब हमको पढ़ना है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर को समझना काफ़ी सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तुम खुद मुझको थोड़ा मतलब बता तो नहीं पाओगे, सोचने की कोशिश करो, इस बात को इमेजिन करने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। इस तरफ मेटल है, मैंने तुम लोग को बताया था कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे पास? मेटल्स है। इस तरफ क्या है? नॉन मेटल है। तो अगर इधर से इधर मूव कर रहे हो तो यहाँ ज़्यादा मेटल थे, यहाँ पे ज़्यादा नॉन मेटल थे। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल होने की जो कैपेसिटी है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ मेटल ज़्यादा है, यहाँ पे मेटल कम है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। पर क्या बढ़ते जा रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे नॉन मेटल बढ़ते चले जाए। अगर तुम इस तरफ से उस तरफ मूव करते हो तो क्या फील हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। इधर नॉन मेटल है, उधर जा रहे हो तो मेटल ज़्यादा है, उस वजह से जब तुम इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल होने की कैपेसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और उस वजह से क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। मेटल होने की कैपेसिटी वहाँ पे क्या होती चली जा रही है? ज़्यादा होती चली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी बात याद रखना कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो जहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ जो हरकत हो रही है वही हरकत किसके साथ हो रही होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या होने वाला है? जहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चिपका दो।
समझेगा ये बात तुम लोगों को, पर याद रखने के लिए अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। ऐसा करना गलत है, अच्छे समझना ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरीके का कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, सेम ट्रेंड किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर से इधर तक आ रहा हूँ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। इधर से इधर जा रहा हूँ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। इधर से इधर तक आ रहा हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम हो रही है। हमारा जो मेटालिक नेचर होता है, मेटालिक कैरेक्टर, वो किससे रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी जस्ट बिकॉज मेटालिक नेचर कम हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी जस्ट बिकॉज मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। मेटालिक नेचर बोलूँगा तो मेटालिक कैरेक्टर बोल रहा हूँ, ये बात तुम लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें कम से कम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड का लेवल। ये फिर से तुम्हारे 11th-12th स्टैंडर्ड में आने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बहुत सारी बातों को लेकर के आने वाला है। एक्सेप्शंस किस तरह डी ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं कहीं मेटालिक कैरेक्टर जो ऐसे आसानी से तुमको बोल दिया कि यहाँ से वहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, सीधा नहीं इंक्रीज होता, कम ज़्यादा करता है बीच बीच में। ठीक है, कहीं कहीं बीच में से कॉन्स्टेंट भी हो जाता है, बढ़ते बढ़ते कम होने लगता है। ऐसे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ट्रेंड्स हम लोगों को वहाँ पे देखने पड़ेंगे, पर अभी की बात नहीं है, वो 11th स्टैंडर्ड की बात है। फिलहाल के लिए तुम लोगों को इतनी बात याद रखना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वगैरह कैसे आएंगे वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ये चैप्टर करोगे थरोली कॉपी, थरोली रीड, और अच्छे से इसके ऊपर करोगे प्रैक्टिस, सो दैट आपका केमिस्ट्री का बेसिक्स हो जाए अच्छा खासा मजबूत। ठीक है, तब तक के लिए हम करते हैं अलविदा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।